टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करो, ड्रॉ किया, फिर उसके बाद डाइपोल ले लो, डाइपोल ले लिया, ये ए ये बी, हमेशा की तरह मैंने बोला यहाँ पे लेफ्ट साइड पे माइनस क्यू, राइट साइड पे प्लस क्यू, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कैसी है, डायरेक्शन लेफ्ट से राइट, इसका मतलब यहाँ कहाँ पे तो पॉजिटिव होना चाहिए और यहाँ कहाँ पे तो नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी। तो डाइपोल का ये नेगेटिव चार्ज है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इसकी तरफ, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा। और ये जो डाइपोल है वो इसकी तरफ, ये जो चार्ज है प्लस क्यू वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, यहाँ पे फोर्स लगेगा, यहाँ पे भी फोर्स लगेगा। और ये जो डिस्टेंस है ए बी वो कितना है, 2l है ना। लेट अस कंसीडर दैट द डाइपोल इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल मेड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल विद द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, ओके, वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। अब इस चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लगेगा और इस चार्ज के ऊपर फोर्स कितना, दोनों चार्ज सेम ही है, बस नेचर अलग है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। तो फोर्स कितना लगेगा मैग्नीट्यूड वाइज, Q इंटू ई। इफ E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, Q इज द चार्ज, तो फोर्स कितना लगेगा, QE लगेगा। तो यहाँ पे भी QE और यहाँ पे भी QE, बस डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है। सो वी नो दैट two equal and opposite forces when it is acting on an object at two different position, then it constitutes a couple, it constitutes a torque, है ना, उसको हम कपल कहते हैं। और वो टॉर्क भी, फॉर्मूला भी क्या होगा, टॉर्क के जैसा होगा, तो अब टॉर्क भी कह सकते हो उसको। तो टॉर्क के लिए बेसिक फॉर्मूला क्या है हमारा, F इंटू आर। F इंटू आर यानी क्या होता है, या R यानी क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये भूलना नहीं है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं डायग्राम में, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर BM ऑन AM एक्सटेंडेड, ड्रॉ परपेंडिकुलर BM ऑन AM एक्सटेंडेड। ए को मैंने एक्सटेंड किया M तक, तो उसके ऊपर BM मेरा परपेंडिकुलर है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ज्योमेट्री ऑफ फिगर से ये भी थीटा एंगल होगा, है ना। अब अगर असल में डायग्राम को देखे तो फोर्स ऐसे लग रहा है, एक इधर और एक इधर, है ना। तो और ये है डाइपोल मेरा, तो दो फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा क्या, तो नहीं होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होने के लिए हम फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को ड्रॉ करो आगे। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप बोलोगे सर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, इसका मतलब ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, इसका मतलब मुझे डायग्राम में BM की वैल्यू चाहिए। तो ये जो R है, ये जो R है वो है हमारा BM, और BM की वैल्यू मुझे चाहिए, इसी वजह से हम ट्रायंगल चूज कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ABM, इन ट्रायंगल ABM ये थीटा है और BM ये अपोजिट साइड है, तो हमें साइन लेना पड़ेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड BM अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है AB। सो BM अपॉन AB की वैल्यू यानी डाइपोल की लेंथ, BM इज इक्वल टू 2L sin थीटा, इक्वेशन नंबर 1। एनी डाउट क्लियर? डाइपोल को भी डिफाइन करो, डाइपोल मोमेंट को, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L जो हर बार यूज होता है ना, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। अब हम टॉर्क का फॉर्मूला लगाएंगे, टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बेसिकली कपल है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स, फोर्स कितना लग रहा था, QE, है ना। ये फॉर्मूला कहां से आया था हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला से, E इज इक्वल टू F अपॉन Q, E इज इक्वल टू F अपॉन Q, सो F इज इक्वल टू QE, यहां से फॉर्मूला निकला, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना है, QE, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है हमारा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2L sin थीटा। अब हमें क्या पता है, Q इंटू 2L क्या है, इक्वेशन 1 से डाइपोल मोमेंट, तो PE sin थीटा, ये हो गया फॉर्मूला, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म। अगर आप 11th ग्रेड याद करोगे वेक्टर, जिसमें ये कौन सा प्रोडक्ट आएगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, टॉर्क वेक्टर है, तो कौन सा प्रोडक्ट आना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए। और दूसरा आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, यहाँ पे साइन आया है तो साइन किस में आता था, क्रॉस में आता था, और कॉस किस में आता था, डॉट प्रोडक्ट में, यहाँ पे क्रॉस आना चाहिए, तो कैसे आएगा, टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E, आएगा फॉर्म, ठीक है। इसके
फिर आप टॉर्क मैक्सिमम कहाँ पे एक्ट होगा, मिनिमम कहाँ पे एक्ट होगा, तो उसके लिए वो एंगल्स भी आप डाल सकते हो कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देन साइन 0 इज 0, सो टॉर्क विल बी 0, इट विल बी मिनिमम। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो साइन 90 क्या होगा, 1 होगा, सो टाउ यहाँ पे होगा मैक्सिमम, दैट इज इक्वल टू टी। समझ गए? नेक्स्ट डेरिवेशन आप कौन सा? हाँ, इससे रिलेटेड ही एक डेरिवेशन है जो है पोटेंशियल एनर्जी पजेस्ड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। डेरिवेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, डेरिवेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी टॉर्क तो मिल गया हमें, टाउ इज इक्वल टू, तो इसलिए डायग्राम में से मैं ये हटा देता हूँ, ये वाला पार्ट, ठीक है। टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, ये फॉर्मूला हमें मिला, है ना। आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, so whenever we want to find out the expression for potential energy, we always find the expression for work done, correct? तो इनिशियली मैंने एज्यूम किया कि ये जो डाइपोल है, लेट अस इट रोटेटेड बाय स्मॉल एंगल डी थीटा, इफ और लेट डी थीटा बी दी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और डी थीटा यू कैन, आप ये कह सकते हो कि डाइपोल इज रोटेटेड बाय स्मॉल एंगल डी थीटा बाय अप्लाइंग ए टॉर्क। टॉर्क अप्लाई करके ही रोटेट कर सकते हो, फोर्स अप्लाई करके रोटेट नहीं होता। ओके, सो डी डब्ल्यू बी दी वर्क डन, डी डब्ल्यू बी दी वर्क डन। तो जैसे कि हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ये फॉर्मूला किस में होता है? लीनियर मोशन में। तो रोटेशनल मोशन में वर्क के लिए वर्क ही है, फोर्स की जगह पे टॉर्क आता है और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो फॉर्मूला क्या होगा वर्क डन के लिए? सिंस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो वर्क भी क्या होगा? छोटा होगा। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा, एनी डाउट? तो टाउ की वैल्यू डाल देंगे, सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा डी थीटा। समझ गए? ये वर्क हुआ कितने डिस्प्लेसमेंट में? डी थीटा, छोटे डिस्प्लेसमेंट में। पर अगर मुझे कहा गया इफ डाइपोल is rotated from theta 1 to theta 2 and find the work done, so उसके लिए अब क्या होगा? we will integrate this equation, therefore w is equal to integration of p e sin theta d theta, कहाँ से कहाँ? theta 1 से theta 2 तक। so w is equal to constant क्या होगा? p e होगा, integration of theta 1 to theta 2 sin theta d theta। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है? प्लस कॉस या माइनस कॉस? माइनस कॉस, माइनस पी ई कॉस थीटा। लिमिट्स क्या आएंगे? थीटा 1 टू थीटा 2। अब क्या करोगे आप? लिमिट्स सब्स्टिट्यूट करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, थीटा की जगह पे पहले थीटा 2, कॉस ऑफ अपर लिमिट थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ लोअर लिमिट थीटा 1। माइनस साइन अब अंदर दोगे, माइनस साइन जैसे ही आपने अंदर दे दिया, ये प्लस का माइनस हुआ, माइनस का प्लस, तो पॉजिटिव टर्म पहले लिखता हूँ, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, and you will say this work is stored in the form of potential energy, stored in form of potential energy, therefore potential energy का फॉर्मूला मिल गया, PE is equal to cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब यहाँ पे भी कुछ लोग कंडीशन लगा लेते हैं कि इफ डाइपोल, जब मैंने डाइपोल प्लेस किया, अगर शुरुआत में मैंने डाइपोल परपेंडिकुलर प्लेस किया होता, इफ डाइपोल वाज प्लेस्ड परपेंडिकुलर इनिशियली, ओके, तो थीटा 1 क्या हो जाएगा मेरा? 90 डिग्री, एंड लेट, फिर बाद में जितना रोटेट हुआ मान लो वो थीटा रोटेट हुआ, देयरफॉर u का फॉर्मूला फिर कैसे होगा? PE, और ये बन जाएगा cos 90 माइनस cos थीटा। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो फॉर्मूला बन गया माइनस PE cos थीटा। ठीक है। और हमने ग्रेड 11 में लास्ट ईयर हमने ये पढ़ा था कि अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी तो वो कौन सा इक्विलिब्रियम कहलाएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी हुई तो क्या कहेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम।
अगर पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी तो क्या कहेंगे, अनस्टेबल, और दूसरा है जीरो पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके लिए केसेस होते हैं, अगर थीटा की वैल्यू जीरो हो गई, अगर थीटा की वैल्यू जीरो हो गई तो कॉस जीरो क्या होता है, 1, तो यू की वैल्यू क्या आ गई, माइनस पीई। तो ये कौन सा हो गया, इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसे कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ गए, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई तो cos 90 क्या हो गया, जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, जीरो, यानी इसे कहेंगे जीरो पोटेंशियल एनर्जी। और तीसरा, इफ थीटा इज 180 डिग्री तो cos 180 क्या होता है, -1, इसका मतलब u की वैल्यू क्या होगी, प्लस पी होगी, तो ये होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ गए, याद रहेगा, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी यानी स्टेबल होता है, ओके, वायर या फिर कंडक्टर, ठीक है। दिस इज एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। फर्स्ट थिंग, व्हाट इज ए गॉस लॉ? Okay, to apply Gauss law, what is necessary? We need to consider a closed surface. Gauss law अगर अप्लाई करना है तो आपको क्लोज सरफेस कंसिडर करना होगा, और उस क्लोज सरफेस ने कितने चार्ज एनक्लोज किए हैं वो होता है टोटल चार्ज, ओके, क्यू। सो गॉस ये कहता है कि टोटल फ्लक्स फ्रॉम ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by that closed surface. Total charge enclosed by that surface, ठीक है, ये याद होना जरूरी है। अब डायग्राम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन के हिसाब से उन्होंने बोला इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर, तो ये एक वायर ले ली मैंने जो कि चार्ज्ड है, ठीक है, ओके। अगर वायर कैसी होती है, सिलेंड्रिकल, है ना, वायर सिलेंड्रिकल होती है, तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो 3 डायमेंशंस में जाएंगी, है ना, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, और ऐसे भी आएगी, है ना। तो बेसिकली अगर हम क्लोज सरफेस ड्रॉ करना चाहे तो वो कैसे आएगा, ऑब्वियसली सिलेंड्रिकल आएगा, क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए कैसे आता है, स्फेरिकल आता है। 3 डायमेंशन में सोचो, अगर पॉइंट चार्ज यहाँ पे लिया है तो 3 डायमेंशन में स्फेरिकल आएगा पॉइंट चार्ज की वजह से। लाइन चार्ज की वजह से क्या आएगा, सिलेंड्रिकल आएगा, है ना, ऐसे। तो मैंने वो एक सिलेंड्रिकल इमेजिनरी सरफेस ले लिया। अब सिलेंडर को कितने सरफेसेस होते हैं, 3 होते हैं, 3 कर्व सरफेस, एक ऊपर वाला कर्व सरफेस, एक नीचे वाला कर्व सरफेस, यानी ऊपर वाला सरफेस, नीचे वाला बॉटम सरफेस, एंड ये साइड का कर्व सरफेस, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे ऐसा एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, जिसे कहा मैंने ds, इसको ds1 कह सकते हो। यहाँ पे एक कर्व सरफेस ले लिया ds, यहाँ पे भी कर्व सरफेस ऐसे एक ले लिया, छोटा सा एलिमेंट ds, ओके। अब पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगी, बाहर की तरफ। अब एरियल है, एरियल वेक्टर मींस ये जो छोटा एलिमेंट ले लिया ds, वो एरिया है ना, स्मॉल एरियल एलिमेंट, तो उसका भी डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ। इसका एरियल वेक्टर कहाँ पे होगा, ऊपर की तरफ, परपेंडिकुलर टू दी एलिमेंट। इसका कहाँ पे होगा, नीचे। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे किधर होगी, इधर, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर। अगर आप एंगल देखें तो एंगल कितना बन रहा है, 90, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 90, और यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री, ओके। ये होने के बाद हमने एज्यूम किया लेट एल बी द लेंथ ऑफ दैट सिलेंडर व्हिच यू हैव कंसीडर, ओके। दूसरा लाइन चार्ज है तो हमें और एक डिफाइन करना है, लेट लैम्डा बी दी लीनियर चार्ज डेंसिटी, लेट लैम्डा इज इक्वल टू q अपॉन l, okay, therefore you can say q is equal to lambda l, इक्वेशन नंबर 1, ओके। फिर हम क्या करेंगे, एज पर द फॉर्मूला, हमारे पास एक फॉर्मूला है ना, डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस, ये पता है हमें फॉर्मूला, ई डी एस कॉस थीटा, डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। एट दिस सरफेस थीटा इज 0 डिग्री, है ना, एट सरफेस 1, एट ds1, और बस ds ले लेते हैं, ds1 ds2 लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री है, तो cos 0 क्या होगा, 1 होगा, therefore d phi is equal to eds, इक्वेशन नंबर 2, ओके। हमें क्या चाहिए, टोटल फ्लक्स चाहिए, है ना। तो टोटल फ्लक्स के लिए हम क्या यूज करेंगे अभी, phi इज इक्वल टू, अब ये डी फाई निकाला हमने,
हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए ना, तो चलो इंटीग्रेट करते हैं। So total flux can be obtained by integrating above equation. So phi is equal to integration of E ds. ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है इनटू इंटीग्रेशन ऑफ ds. So phi is equal to E into integration of ds. कौन सा ds? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 pi rl. Let r be the radius, है ना, तो ये आएगा 2 pi r into l, इक्वेशन नंबर 3। एनी डाउट? अप्लाइंग गॉस लॉ, अप्लाइंग गॉस लॉ, है ना, व्हाट गॉस लॉ से दैट टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज। कितना चार्ज एनक्लोज किया था हमने? q, तो इनटू q आएगा, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 और 4 क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, what I can say that E into 2 pi r into L is equal to Q upon epsilon naught, correct? So हाँ, वो करेंगे ना। सो E की वैल्यू आ गई Q upon 2 pi r epsilon naught L, है ना। अब Q की वैल्यू डाल देंगे lambda L, which is equal to lambda L upon 2 pi epsilon naught r L, L L कटेगा तो आंसर आएगा lambda upon 2 pi epsilon naught r। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ड्यू टू infinitely long charged wire। Any doubt?